आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज और मैं हूं मोहित कुमार साहू आपके साथ कार्यक्रम दूसरा पहलू में मणिपुर संकट शांति की राह में कितनी दूर। पूर्वोत्तर भारत का यह छोटा सा राज्य आज बड़े संकट से गुजर रहा है। मणिपुर की घाटियों और पहाड़ियों में पसरा सन्नाटा डर की चीखों से गूंज उठा है। पिछले कई महीनों से जातीय हिंसा, इंटरनेट बैन और सेना की तैनाती, यह सब मणिपुर की पहचान बन चुके हैं। सबसे पहले जानिए आखिर हुआ क्या। मणिपुर में दो बड़े समुदाय मीतेई और कुकी के बीच तनाव अचानक नहीं हुआ। जड़ें पुरानी हैं, लेकिन चिंगारी बनी एक अदालत का फैसला जिसमें मीतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने की बात कही गई। इस फैसले के खिलाफ कुकी समुदाय सड़कों पर उतर आया और फिर शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा। लगभग 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, हजारों विस्थापित हुए। सरकार ने हालात को संभालने के लिए इंटरनेट बंद किया ताकि अफवाहें न फैलें। लेकिन क्या इससे समस्याएं रुकी? दूसरा पहलू ये कि इस बैन ने लोगों को सूचनाओं से काट दिया। छात्र ऑनलाइन पढ़ाई से दूर हो गए, पत्रकारों का काम रुक गया। सवाल उठा, क्या इंटरनेट बैन हल है या हालात से भागने की कोशिश? राज्य में अर्धसैनिक बल और सेना की तैनाती हुई, लेकिन इसके बावजूद हिंसा कई बार भड़की। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सवालों के घेरे में है। पीएम से गृह मंत्री तक ने बयान दिए, पर लोगों का भरोसा डगमगा गया। दूसरा पहलू यही है कि क्या यह सिर्फ प्रशासनिक या राजनीतिक संकट नहीं है, यह मानवीय त्रासदी बन चुकी है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसान खेत छोड़ चुके हैं, व्यापारी बाजार नहीं खोल रहे हैं। राजनीति भी इस संकट से पीछे नहीं रही। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर पक्षपात के आरोप भी लगे। विपक्ष ने कहा सरकार एक पक्ष की सुरक्षा कर रही है, लेकिन क्या यह सिर्फ बयानबाजी से हालात बदलते हैं? अब सवाल यह है, क्या मणिपुर में फिर से शांति लौट सकती है? क्या राज्य और केंद्र सरकार मिलकर जमीनी स्तर पर भरोसा कायम कर पाएंगे? और क्या मीडिया, सिविल सोसाइटी और आम नागरिक एक नई शुरुआत के लिए आगे आएंगे? यही है दूसरा पहलू, जहां हर खबर के पीछे छुपा है एक और सच और एक सोच और एक जिम्मेदारी। हम उम्मीद करते फिर से मणिपुर मुस्कुराएगा, लेकिन शांति के इस रास्ते में अभी भी कई कांटे हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर अमेरिका में लगे रिश्वत के आरोप और उन पर आई स्वतंत्र समीक्षा रिपोर्ट। आरोप गंभीर थे, लेकिन क्या सच्चाई भी उतनी ही काली है? आइए जानते हैं दूसरा पहलू। अमेरिका में अदानी ग्रुप पर आरोप लगे कि उन्होंने वहां के अधिकारियों को बिजली उत्पादों के सौदे में $236 मिलियन यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और जांच एजेंसियों की निगाह में आया। आरोपों के केंद्र में थे गौतम अडानी और उनके भतीजे विनीत जैन, जो अदानी ग्रीन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया। अदानी ग्रुप ने एक स्वतंत्र समीक्षा करवाई, जिससे कोई अनियमितता नहीं पाई गई। कंपनी ने कहा, हमने अपने आंतरिक स्वतंत्र स्रोतों से जांच करवाई, सभी लेन देन नियम के तहत है, किसी भी अधिकारी या एजेंसी को अवैध रूप से पैसा नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, जिन विनीत जैन पर आरोप लगे थे, उन्हें कंपनी ने फिर से 5 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। कंपनी का कहना है, जैन ने अपने 15 साल के कार्यकाल में अदानी ग्रीन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विनीत जैन की अगुवाई में अदानी ग्रीन भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक बन चुकी है। कंपनी का कहना है, हम अपने मूल्यों और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं करते। तो सवाल उठता है, क्या ये आरोप सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा का हिस्सा थे या कहीं कोई परतें अब भी खुलनी बाकी है? दूसरा पहलू यह कहता है, न्याय तब तक अधूरा है जब तक हर पक्ष को सुन ना लिया जाए। और शायद यही वजह है कि आज की इस कहानी का निष्कर्ष साफ नहीं है, लेकिन संकेत जरूर दे रहा है। अब बात करते हैं उस खबर की जो आम नागरिक से जुड़ी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंक को निर्देश दिया है कि वो एटीएम में 100 और 200 रुपए के नोट भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं। अक्सर देखा गया है कि एटीएम से सिर्फ 500 रुपए के नोट निकलते हैं। छोटे नोटों की कमी के कारण लोगों को छुट्टा पैसा देने के लिए खासी परेशानी होती है। अब आरबीआई चाहता है कि यह समस्या जड़ से खत्म हो।
आरबीआई का ये कदम सराहनीय है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या बैंक इस निर्देश को सही तरीके से लागू कर पाएंगे। और इसका दूसरा पहलू यह है कि छोटे नोटों को एटीएम में शामिल करने के पीछे एक आर्थिक सोच भी है। छोटे नोटों से बाजार में लेन देन आसान होता है, कैश फ्लो संतुलित रहता है और आम आदमी को राहत मिलती है। लेकिन इस पहल का दूसरा पहलू कुछ और कहता है। बैंकों को एटीएम में छोटे नोट भरने से ज्यादा लागत आती है, कम मूल्य के नोट ज्यादा मात्रा में रखने पड़ते हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस का खर्च बढ़ता है। छोटे नोट जल्दी खत्म हो जाते हैं, मशीनों में जाम की समस्या बढ़ जाती है। कई ग्रामीण इलाकों में तो एटीएम अक्सर खाली ही रहते हैं। ऐसे में यह निर्देश क्या जमीनी हकीकत बन पाएगा? तो सवाल यह है, क्या बैंकों की तकनीकी और आर्थिक व्यवस्थाएं इतनी लचीली है कि वे छोटे नोटों के इस सिस्टम को नियमित रूप से चला सके, या फिर यह निर्देश सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? फिलहाल आरबीआई की मंशा साफ है, आम आदमी को राहत देना। अब देखना यह होगा कि बैंकों की तैयारियां कितनी मजबूत है। खबरें सिर्फ सुर्खियां नहीं होती, इनके पीछे कई सवाल छिपे होते हैं। देश दुनिया के बड़े फैसले, विवादों और घटनाओं को समझना सिर्फ एक नजरिया नहीं, दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है। कहा जाता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन हम लाए हैं आपके लिए हर मुद्दे का संतुलित विश्लेषण, जहां आप खुद तय करेंगे कि सच का असली चेहरा और खबर का दूसरा पहलू क्या है। देश एक बार फिर उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां धैर्य की नहीं बल्कि निर्णय की जरूरत है। आतंकी हमला देश की सीमा पर नहीं बल्कि हमारे सब्र पर हुआ है, और इस बार भारत ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, अब चुप नहीं बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में लिए गए फैसले ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब आतंकवाद को सिर्फ निंदा की भाषा में नहीं बल्कि कार्यवाही की भाषा में जवाब देगा। बैठक में सेना प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और गृह मंत्री मौजूद थे। देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, सेना को पूरी छूट दी जाती है, जहां भी जैसे भी जरूरत हो जवाब दो, मजबूत और सटीक और निर्णायक। इस बयान ने न सिर्फ देशवासियों में भरोसा जताया बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि अब सीमाओं के पार छिपे आतंक के आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा, यह सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं है, यह हमारे आत्मसम्मान का सवाल है। भारत को अस्थिर करने की हर कोशिश नाकाम की जाएगी। इस बयान के तुरंत बाद सेना और वायुसेना के उच्च अधिकारियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है, खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और ऑपरेशन की रूपरेखा बन चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी एक आवाज उठ रही है, अब जवाब चाहिए, अब जवाब चाहिए। चाहे सोशल मीडिया हो, समाचार चैनल हो, आम जनमानस, हर कोई सरकार के इस सख्त रुख का समर्थन कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि निर्णय सिर्फ एक हमले का जवाब नहीं बल्कि नीति परिवर्तन है। भारत अब रक्षात्मक नहीं, आक्रामक रणनीति की ओर बढ़ रहा है, जहां हमला होने का इंतजार नहीं बल्कि खतरे को जड़ से मिटाने की सोच है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नई नीति नहीं, नया भारत है। आतंकवाद को जड़ से मिटाना ही हमारा संकल्प है और इस बार कार्यवाही सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, निर्णायक होगी। अमेरिका ने एक बार फिर भारत को बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर प्राथमिक निगरानी सूची यानी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है। जी हां, अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यूएसटीआर की ताजा स्पेशल 301 की रिपोर्ट 2025 में भारत को उन देशों में शामिल किया गया है जहां बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन को लेकर अमेरिका को गंभीर चिंता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने भले ही बौद्धिक संपदा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन जो समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं, जैसे पेटेंट कानून की अस्पष्टता, आवेदन प्रक्रिया में देरी और उच्च सीमा शुल्क, उन पर कोई खास प्रगति नहीं हुई है। आखिर अमेरिका को दिक्कत क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहली और बड़ी चिंता पेटेंट प्रक्रिया। भारत में पेटेंट पाने के लिए आवेदकों को अक्सर लंबा इंतजार करना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय पेटेंट अधिनियम में कई ऐसे क्लॉज हैं जिनकी व्याख्या अस्पष्ट
और जटिल है। यही नहीं, अधिकारी भी अक्सर विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रह जाती। दूसरी बड़ी बात, आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों पर ऊंचा सीमा शुल्क। रिपोर्ट कहती है भारत स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सौर उपकरण, चिकित्सा मशीनों और दवाओं पर काफी अधिक शुल्क लगाता है। इससे अमेरिकी कंपनियों को व्यापार में नुकसान होता है। तीसरी बात, बौद्धिक संपदा का समग्र अनुपालन भी अभी भी कमजोर है। हालांकि भारत ने अपने आईपी कार्यालय की कार्यप्रणाली में कुछ सुधार किए हैं, लेकिन अमेरिका का मानना है कि ऑन ग्राउंड अनुपालन यानी जमीनी स्तर पर नियमों का पालन की स्थिति है, अब भी संतोषजनक नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है, जहां बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और प्रवर्तन की स्थिति अभी भी सुधार की जरूरत है। और भारत ही नहीं, ये देश भी हैं इस निगरानी सूची में। भारत के साथ इस प्राथमिकी निगरानी सूची में शामिल है चीन, रूस, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, तुर्की और पाकिस्तान। जबकि कुल मिलाकर 25 देशों को अमेरिका ने निगरानी सूची में रखा है। यह पहला मौका नहीं है जब भारत को इस सूची में डाला गया है। अमेरिका लंबे समय से भारत के आईपीआर ढांचे पर सवाल खड़ा करता रहा है, लेकिन भारत की ओर से हमेशा यह तर्क दिया गया कि देश की नीतियां विकासशील अर्थव्यवस्था की जरूरतों और सामाजिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो अब सवाल यह है, क्या भारत अपनी बौद्धिक संपदा नीतियों में बदलाव करेगा? क्या अमेरिका के साथ इस मुद्दे में कोई समझौता या सहमति बन पाएगी? अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि वह भारत के साथ बातचीत जारी रखेगा ट्रेड पॉलिसी फोरम के तहत। यह तो थी आज की बड़ी खबर। भारत को अमेरिका की निगरानी सूची में एक बार फिर जगह मिली है, लेकिन क्या इससे भारत की वैश्विक छवि पर असर पड़ेगा? और क्या यह बाजार नवाचार और व्यापार के लिए खतरे की घंटी है? इन सवालों पर नजर रखना जरूरी है और टीवी 24 न्यूज आपके लिए यही करता रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी 24।